अभी तक हम पैरामीटर्स की बात नहीं कर रहे थे. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट पैरामीटर्स. वी वुड वांट कि मेन से दो पैरामीटर्स पास हों, दो इंटीजर नंबर्स पास हों, और हम चाहेंगे कि बेस्ड ऑन दोज इनपुट पैरामीटर्स, दोज टू इनपुट नंबर्स, आपको सम कैलकुलेट होके मिले. दिस इज हाउ यू वुड पास पैरामीटर्स टू द फंक्शन. You would first of all have your return type, then you would have your function name. ब्रैकेट के अंदर अब आप सबसे पहले लिखेंगे द डेटा टाइप ऑफ योर पैरामीटर. हम दो इंटीजर नंबर्स को पास करना चाह रहे हैं यहां पे, तो पहले नंबर की डेटा टाइप आप लिखेंगे यहां पे, स्पेस के बाद उसका आइडेंटिफायर नेम. और अगर आपके पास एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं तो कॉमा से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं. हमारे केस के अंदर हम ये चाहेंगे कि हमारा वो जो नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है विच इज सम टू नंबर्स, उसी के अंदर हम विद पैरामीटर्स दो पैरामीटर्स लेना चाहेंगे. पहला है इंटीजर टाइप का नंबर 1, और अगर आपके पास एक पैरामीटर हो तो आप यहां पे ब्रैकेट्स को खत्म कर सकते हैं. बट इन आवर केस वी वांट टू पास टू नंबर्स टू दिस फंक्शन, तो आप कॉमा से सेपरेट करके दूसरे पैरामीटर की डेटा टाइप लिखेंगे यहां पे, विच इन योर केस इज इंटीजर अगेन, और उसके आगे आइडेंटिफायर नेम जो कि आप देना चाह रहे हैं दूसरे पैरामीटर का. दिस इज हाउ नाउ यू वुड पास सर्टेन वेरिएबल्स फ्रॉम योर मेन, या यू वुड पास सर्टेन वैल्यूज फ्रॉम योर मेन टू सर्टेन फंक्शंस. आप आगे जाके देखेंगे कि एक फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं कि मेन से ही कॉल हो, किसी और फंक्शन के थ्रू एक और फंक्शन भी कॉल हो सकता है. तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यूज अपनी तरफ से दे, you always have to pass the values as parameters. अब हम अपना काम जो है वो करने के लिए इस फंक्शन sum two numbers with parameters को डिक्लेयर करना चाहेंगे. Let's do that. So we are going to declare another function over here. It's a non-value returning function. The name of this function is sum two numbers with parameters. We could have changed the same function as well, लेकिन मैं एक नया फंक्शन यहाँ पे सिर्फ इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि मल्टीपल फंक्शंस एक प्रोग्राम में हो सकते हैं. We are going to pass two parameters here. One is integer type का number 1, the second is integer type का number 2. और अब हम ये चाहेंगे कि ये फंक्शन जो है नंबर 1 और नंबर 2 को डिक्लेयर ना करे, इन्हीं नंबर 1 और नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए सम कर दे नंबर 1 और नंबर 2 को. So हम जो हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. Of course not all the statements are required. We don't need to re-declare number 1 and number 2. Rest assured, जब आप यहाँ पे पैरामीटर्स को पास कर रहे होते हैं तो if required these variables are declared here. If required these variables are declared here. So you are now in sum two numbers with parameters का फंक्शन. इंटीजर सम डिक्लेयर करने की जरूरत है, हमें यूजर से यहाँ पे इनपुट कराने की अब जरूरत नहीं है. रीजन उसकी ये है कि अब ये जो दो नंबर्स है नंबर 1 और नंबर 2, ये आपको मेन पास कर रहा होगा, और आप यहाँ पे सम करना चाहेंगे नंबर 1 वाली वैल्यू का और नंबर 2 वाली वैल्यू का, और आप सिंपली यहाँ पे सी आउट करवा देंगे अपने सम को. इस स्टेज के ऊपर अगर आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें इन सच अ वे कि ये नंबर 1 नंबर 2 ये सारी चीजें अब हमें नहीं रिक्वायर्ड, अब जो रिक्वायर्ड फंक्शन है हम सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेंगे. तो द फंक्शन दैट वी आर कॉलिंग राइट नाउ इज सम टू नंबर्स विद पैरामीटर्स. और लेट्स से अब हम यहाँ पे मेन से इन पैरामीटर्स की वैल्यूज को पास करवाते हैं. देखिए इस मेन से जब आप इन वैल्यूज को पास करवा रहे होंगे तो दीज वुड बी नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर्स. वो एक्चुअल वैल्यूज जो कि आप पास कर रहे हैं फ्रॉम द मेन टू दिस फंक्शन. सो लेट्स से हम पहली वैल्यू जो यहाँ पे पास कर रहे हैं वो है 5, और दूसरी वैल्यू जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो है 9. तो अगर आप गौर करें यहाँ पे तो एक्चुअली जो आपने यहाँ पे वैल्यू पास की है दैट इज 5, और ये 5 वैल्यू बनेगी the first value of your formal parameter, the first value of your formal parameter which is number 1. तो एक्चुअली अब आपने किया क्या है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर इन योर मेन प्रोग्राम, आपने ये वैल्यू 5 जो है वो मेन से पास कराई है. पहली वैल्यू जाके बन जाएगी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल ऑफ द पैरामीटर, और दूसरी वैल्यू जाके बन जाएगी द वैल्यू ऑफ द सेकेंड वेरिएबल इन योर पैरामीटर. यहाँ पे एक सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा हमें. इस प्रोग्राम को अगर इस स्टेज के ऊपर मैं चलाऊं तो यू वुड गेट एन एरर
द रीजन फॉर द एरर इज कि आपके पास यहाँ पे ये जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड बिलो द मेन प्रोग्राम। अगर आप चाहें तो इन फंक्शंस को अबव द मेन प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हैं, या इन फंक्शंस की प्रोटोटाइप आपको डिफाइन करनी पड़ेगी एनीवेयर अबव द मेन। तो ये करने के लिए मैंने जाके पहली लाइन ऑफ योर फंक्शन जो है उसको कॉपी कर लिया। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ योर फंक्शन इज नोन एज फंक्शन हेडिंग। अगर आप चाहें तो अपनी फंक्शन हेडिंग को ही डायरेक्टली प्रोटोटाइप बना सकते हैं, बट प्रोटोटाइप के अंदर जरूरी नहीं होता कि आप वेरिएबल का नाम दें। अगर मैं चाहूं यहाँ पे तो यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम भी ऐड कर सकता हूँ, विच मीन्स कि मैं यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 ऐड भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इन वेरिएबल्स का नाम यहां से हटा भी सकता हूं। दैट्स टोटली योर चॉइस। प्रोटोटाइप्स के अंदर ये नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम भी बताएं। इस स्टेज के ऊपर अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं तो यू वुड सी कि माय प्रोग्राम वुड रन और आपको यहाँ पे सम की वैल्यू डायरेक्ट मिलती है 14। द रीजन फॉर दैट इज कि अब आप यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे, डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं फ्रॉम द मेन, एंड द वैल्यूज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स विच आर पास टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। मैं भी आपको ये ड्राई रन करके दिखाता हूं तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। जरा आते हैं यहाँ पे प्रोटोटाइप के ऊपर वापस। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 अगर लिख देते तो शायद आपका प्रोग्राम ना चलता, योर प्रोग्राम वुड स्टिल वर्क। ऐसा भी नहीं है कि यहां पे आप वेरिएबल एग्जैक्ट वो दें जो कि आपने नीचे इस्तेमाल किए हुए हैं। यू कैन एक्चुअली चेंज द वेरिएबल नेम्स ओवर हियर एज वेल, बट आई डोंट थिंक यू वुड वांट टू डू दैट। दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। यहां पे वेरिएबल नेम आप चेंज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपका कंपाइलर जो है वो वेरिएबल के नाम नहीं देख रहा होता। यहाँ पे it's not concerned about whatever is written as the identifier name in your function prototype. So इस स्टेज के ऊपर जब यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम a और b दिया है, still your program works. अगर आप मेरी प्रेफरेंस माने तो I would always want to write the exact name of the identifiers over here as well. रीजन उसकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी कोड की रीडेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मुझे पता चल जाता है कि मैंने कौन कौन से वेरिएबल्स का नाम इस्तेमाल किया हुआ है इन माई फंक्शंस। नाउ लेट्स सी कि आपने यहाँ पे सम टू नंबर्स विद पैरामीटर्स को कैसे कॉल किया है। आपके पास ये एक मेन प्रोग्राम है, इस मेन प्रोग्राम के अंदर आपने फंक्शन कॉल किया हुआ है सम टू नंबर्स विद पैरामीटर्स, और आपने इसमें जो वैल्यूज पास की हुई है वो है 5 एंड 9। आपका ये जो सम टू नंबर्स विद पैरामीटर्स का फंक्शन है इसके अंदर आपने दो इंटीजर्स डिफाइन किए हुए हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वुड हैपन इज कि आपने ये जो दो इंटीजर्स डिफाइन किए हुए हैं ये सबसे पहले डिक्लेयर होंगे। यहाँ पे पहला इंटीजर आपने डिफाइन किया हुआ है एज द नेम नंबर 1, दूसरा इंटीजर आपने यहाँ पे डिफाइन एज अ वेरिएबल नंबर 2। आपने यहाँ पे एक्चुअली दो वैल्यूज पास की हैं मेन से इस फंक्शन को, वो है 5 एंड 9। जब आप ये वैल्यूज पास कर रहे होते हैं तो these are actually known as the actual parameters, और ये actual parameters जाके बनेंगे आपके formal parameters की values। ये हैं आपके formal parameters। देखें आपके variables are nothing, they are just the storage mechanism of values। नंबर 1 के अंदर जो value पड़ी हुई है actually उसको आपने ऐड करना है नंबर 2 की value के साथ। What are those actual values? Those are the actual parameters which are passed to your formal parameters, और आपके actual parameters की वैल्यू जाके बनेगी आपके formal parameters की वैल्यूज। सो आप यहाँ पे 5 स्टोर करा रहे होंगे नंबर 1 में, 9 स्टोर करा रहे होंगे नंबर 2 में, सम मिल रहा होगा एज 14। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर्स है उसके अगेंस्ट डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज ही पास करेंगे। देखें द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर स्टिल वैलिड ओवर हियर, विच मीन्स कि आप यहाँ पे 5 और 9 को डायरेक्ट पास करने की बजाय आप दो वेरिएबल्स ले सकते हैं। पहला वेरिएबल लेट से a, दूसरा वेरिएबल लेट से b, और आप a और b के अंदर वैल्यूज 5 और 9 पास करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है वो आप एज वैल्यूज ही पास करें। वेरिएबल्स आर नथिंग, वेरिएबल्स एक्चुअली स्टोर वैल्यूज, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ पे चाहें तो एक वेरिएबल a और एक वेरिएबल b, वेरिएबल का नाम बाय द वे नंबर 1 और नंबर 2 भी हो सकता है, बिकॉज नाउ यू नो कि सेम वेरिएबल अगर सेम नाम के वेरिएबल हो तो उनका स्कोप जो है वो डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है a, इंटीजर a के अंदर मैं वैल्यू रखवाता हूँ 5, और एक वेरिएबल b
वेरिएबल बी के अंदर मैंने वैल्यू रखवाई है 9। अगर आप यहां पे लेट से ए और बी पास करते हैं तो अभी भी आपने जो वैल्यूज पास की हैं एक्चुअली वो है 5 एंड 9। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन दिस आउटपुट एंड द प्रीवियस वन। पहले भी आपको एग्जैक्टली यही आउटपुट मिल रही थी, क्योंकि पहले केस के अंदर भी आप जो एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज पास करवा रहे थे वो 5 और 9 ही थी। अभी भी जो आप वैल्यूज पास करा रहे हैं वो 5 और 9 ही हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप यहाँ पे यूजर से इनपुट भी नहीं ले सकते। वेल, क्यों नहीं ले सकते? आप यहाँ पे लेट से ए और बी के अंदर यूजर से इनपुट लीजिए। लेट से मैं यहाँ पे अब यूजर से इनपुट लेता हूं, पहली एज 10 और दूसरी एज 20। तो अब एक्चुअल पैरामीटर की पहली वैल्यू जो आपके फॉर्मल पैरामीटर में पास होगी दैट वुड बी 10, और दूसरी जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू आप फॉर्मल पैरामीटर दूसरे वाले में पास कर रहे होंगे वो होगी 20। अब आपको आंसर जो मिलेगा दैट वुड बी 30। अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 भी ले सकते थे, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन to reuse the variable names because you already know what a scope of a variable is. The program still works.